Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are doing great and doing fine guys. Kids, obviously अब टाइम बड़ा लिमिटेड रह गया है और obviously हम लोगों ने पास पेपर्स की सीरीज अपनी स्टार्ट की हुई है। खैर आज की क्लास में हम लोग फरवरी मार्च 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फरवरी मार्च 2026 पेपर 42 है, इसका पेपर 32 दैट इज पेपर नंबर 3 में आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। आज की क्लास के अंदर हम लोग पेपर नंबर 42 सॉल्व करेंगे। वी विल बी सॉल्विंग पेपर नंबर 42। फरवरी मार्च में एक ही वेरिएंट होता है एंड दैट इज P3। इसका हम कर चुके हैं, P4 हमें इसका सॉल्व करना है। आज हमारे पास डेट है दैट इज 4 मई। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे P4 सॉल्व किए हैं, लेकिन अब ये रीसेंट ईयर का था तो हमने पहले इस रीसेंट ईयर के पास पेपर को सॉल्व किया है। इसका P3 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स पेपर नंबर 4 दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। पैटर्न आप लोगों को पता है, इसमें दो क्वेश्चंस होते हैं 25-25 मार्क्स के। टोटल मिला के हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, बजटिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। इन चार में से एग्जामिनर नॉर्मली 2 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन सेट करता है। पहला क्वेश्चन, दो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें दिए हुए हैं। जहां मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इसका मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली पहले हमें ट्रेडिशनल तरीके से कॉस्टिंग करवाएगा, जो इसको हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं, और इसके बाद फिर वो मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ मूव कर, या फिर उसके बाद फिर वो ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ मूव कर जाएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें थियोरेटिकल कंटेंट भी शामिल है। फिर आखिरी क्वेश्चन आपके पास नॉर्मली एडवाइस से रिलेटेड होता है। जनरलाइज एडवाइस पूछी हुई है, ABC को फॉलो करें नहीं करें। सपोर्ट भी करना है विद रेफरेंस टू आंसर्स और द कॉस्ट यू हैव कैलकुलेटेड इन पार्ट A एंड F क्या है वो हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बजटिंग के ऊपर दिया हुआ है, जिसमें आपने कुछ डेफिनेशंस बतानी है। प्रोडक्शन बजट बनाना है 3 मंथ्स का। मटेरियल परचेज बजट प्रिपेयर करना है जो कि 6 मार्क्स का है। फिर इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कुछ वेरिएंसेस भी पूछे हुए हैं, लेकिन ये वेरिएंसेस सिंपल हैं क्योंकि टोटल वेरिएंसेस हैं। टोटल वेरिएंसेस में आपको सब वेरिएंसेस नहीं निकालने होते। टोटल वेरिएंस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स्ड एंड एक्चुअल। उसमें आपने इसके सब वेरिएंसेस, मटेरियल यूजेज, मटेरियल प्राइस को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड, वॉल्यूम एंड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। टोटल हैं ये सारी चीजें। और उसके बाद अगेन एडवाइस वाला क्वेश्चन है, और ये मिलाकर हमारे 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड पूछा है और एक बजटिंग का क्वेश्चन है, लेकिन बजटिंग के साथ थोड़े से वेरिएंसेस भी डाल दिए हैं। तो इस तरह का मिक्स टाइप का क्वेश्चन भी एग्जामिनर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइस चलें, 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। इस पेपर को स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन 1 आवर होता है। हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 आवर 15-20 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर लें। तो विदाउट द डिले लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। वर्कशॉप्स हमारी स्टार्ट हो रही हैं 7 से। 7th का मतलब वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे। हम थर्सडे से इसको स्टार्ट लेंगे। एंड मैंने क्लासेस ऐसे रखी हुई हैं कि थर्सडे वाले दिन हम मॉर्निंग स्लॉट के अंदर क्लास रखेंगे, राइट। थर्सडे वाले दिन हमारी क्लास मॉर्निंग स्लॉट के अंदर नहीं होगी। थर्सडे वाले दिन मॉर्निंग स्लॉट के अंदर होगी। फ्राइडे वाले दिन फिर क्योंकि एग्ज़ाम है आप लोगों का, ठीक है। थर्सडे को कौन सा पेपर है जोहान? व्हाट पेपर डू यू हैव ऑन थर्सडे? A लेवल उर्दू का है, तो हम कोशिश करेंगे कि थर्सडे वाले दिन भी आपका सेशन शाम में रखें। फिर 8th को ऑब्वियसली काफ़ी सारे बच्चे अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हैं। AS लेवल का 8th को पेपर है, उस दिन भी हम कोशिश करेंगे शाम में ही सेशंस रखें। तो आप लोगों का उर्दू का पेपर जो है वो AM में है या PM के अंदर है, ये भी ज़रा मुझे बता दीजिएगा। PM के अंदर है।
और अकाउंटिंग का पेपर भी पीएम में है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये क्लासेस फिर 6 बजे के ऑनवर्ड स्टार्ट करें, जब आप लोगों के दोनों पेपर्स हो चुके हों और आप फ्रेश भी हो गए हो। और क्लासेस सारी हाइब्रिड होंगी। इस हाइब्रिड का मतलब आप ऑन कैंपस ऑनलाइन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली काफ़ी सारी रिक्वेस्ट ऑनलाइन की भी थी, बिकॉज वी कैन सी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। जी, मैं ग्रुप पे टाइम डाल दूंगा। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि यू रजिस्टर्ड योर सेल्फ इंशाल्लाह ताला। एएस की वर्कशॉप बहुत अच्छी थी। 4 दिन हमने सेशन रखे। एक दिन क्योंकि वहाँ पे कॉस्टिंग एलिमेंट रिलेटिवली छोटा है, तो हमने एक दिन रखा था। और बाकी 3 दिन फाइनेंशियल। आप लोगों की नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ डेज हैं, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है। फिर हमने एक दिन पूरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे रखा हुआ है। 2 दिन हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। एक दिन हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं और साथ साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं। फिर अगले दिन हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे। पहले शुरू में मैं आप लोगों को कवर अप करवाऊंगा कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर बाद में है। और फिर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाएंगे। फाइनेंशियल का पहले है, तो वर्कशॉप के फौरन बाद फिर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होगा। और उसके बाद फिर हम क्लासेस नहीं रख पाएंगे अपनी, क्योंकि बैक टू बैक पेपर्स हैं। इसीलिए हमने उनको अर्ली शिफ्ट किया, वरना मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस यही होती है कि P4 से 3 दिन पहले मैं कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट मीन्स कॉस्टिंग की वर्कशॉप्स कराता हूँ, और फिर उसके बाद और P3 से पहले पहले फाइनेंशियल की वर्कशॉप्स होती हैं। बट क्योंकि इस दफ़ा 15th ऑनवर्ड्स बहुत सारे पेपर्स आप लोगों के हैं, तो उनमें क्लासेस को स्केड्यूल करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड डू इट अ लिटिल अर्लियर। तो चलें गाइस, विदाउट द डिले लेट्स स्टार्ट विद द वर्क एवरीवन। लेट्स बिगिन विद द वर्क। स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पर है। पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं पी लिमिटेड वाले। एग्जामिनर के फेवरेट नाम, वन इज द अल्फा एंड द अदर इज बीटा। राइट, वन इज द अल्फा एंड द अदर वन इज बीटा। अल्फा इज अ मशीन इंटेंसिव प्रोडक्ट। मशीन इंटेंसिव का मतलब कैपिटल इंटेंसिव होता है। दैट मीन्स ज्यादा यूज किस चीज का है? मशीनरी का यूज रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू लेबर। तो ये कैपिटल इंटेंसिव आपका प्रोडक्ट है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब यूजेज ऑफ मशीन वुड बी रिलेटिवली हायर। हम मशीन का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अल्फ़ा जो है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है, मशीन का यूजेज उसमें रिलेटिवली ज़्यादा है। एंड बीटा इज़ द लेबर इंटेंसिव, इसमें ज़्यादा एफर्ट लेबर की शामिल होती है। The company has been using absorption costing. Absorption means traditional costing company follow कर रही है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का मतलब जहां पर हम अपनी फिक्स कॉस्ट को, अपने ओवरहेड्स को प्रोडक्ट पर एब्जॉर्ब करते हैं यूजिंग ईदर मशीन आवर्स और लेबर आवर। एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब बाय ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। सर, प्रोडक्ट बीटा जो है वो तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है, तो उसके लिए तो लेबर आवर्स अप्रोप्रिएट हैं। लेकिन अल्फा के ऊपर तो जाहिर सी बात है कि लेबर की यूजेज कम है और मशीन का यूजेज ज्यादा है। तो अगर हम प्रोडक्ट बीटा के ऊपर भी मशीन के बजाय लेबर आवर्स के बेसिस पे ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करेंगे, तो लेबर का यूजेज कम है, तो इसका मतलब उसे ओवरहेड का शेयर भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। And fixed overheads are absorbed by each product on the basis of labor hour. The selling price is set at a markup of 50%. मार्कअप का मतलब कॉस्ट का 50% प्रॉफिट है। बजटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। अल्फा की डिमांड एंड प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स है, बीटा की 4000 है। डायरेक्ट मटेरियल 32 है, डायरेक्ट लेबर है $40 का। इसका मतलब 2 घंटे, 1 घंटे का वेज रेट अगर 20 है और $40 हैं, इसका मतलब अल्फा बनाने के लिए लेबर को 2 आवर्स लगते हैं। बीटा की लेबर कॉस्ट $80 है। एंड 1 घंटे का वेज रेट अगर 20 है, इसका मतलब बीटा बनाने में लेबर को 4 आवर्स लगते हैं। मशीन आवर्स भी दिए हुए हैं और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी दी हुई हैं। सबसे पहले तो हम लेबर आवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि लेबर आवर्स क्या हैं।
अल्फा के 2000 यूनिट्स हैं, हर यूनिट पर हमें 2 घंटे चाहिए। बीटा की डिमांड 4000 यूनिट्स की है और हर यूनिट पर हमें चाहिए 4 आवर्स, दैट इज 16,000 आवर्स। तो टोटल मिलाकर वी रिक्वायर 20,000 लेबर आवर्स। ओ ए आर भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि ओ ए आर क्या है। 360,000 हमारे ओवरहेड्स हैं, डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स आर 20,000 आवर्स। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट कर लो। दिस इज गोइंग टू बी 360 डिवाइडेड बाय 20,000, दैट इज $18 पर लेबर आवर। अल्फा का एक यूनिट बनाने पर हमें 2 आवर्स चाहिए इंटू 18। इसका मतलब अल्फा पर $36 के ओवरहेड चार्ज हो रहे हैं। और बीटा जो कि है ही लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, उसको बनाने पे 4 घंटे लेबर को काम करना पड़ता है इंटू 18। तो इस पर $72 के ओवरहेड चार्ज हो रहे हैं पर यूनिट। Prepare a costing statement to show the unit selling prices of each product using absorption costing। आसान क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, इजी पिकिंग्स हैं। आराम से कोई भी बच्चा इसके 5 मार्क्स हासिल कर सकता है। दिस इज अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले वी हैव इज डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल है 32 और 36 का। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ था, 2 आवर्स लेबर काम करता है, वेज रेट पर आवर 20 है, पर यूनिट इज 40 एंड 80। Direct material plus direct labor, the sum of all the direct costs is called prime cost, which is 72 and 116। इसमें हम ऐड कर लेंगे ओवरहेड्स, एंड सारे ओवरहेड्स फिक्स ही हैं, और वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अल्फा पर 36 है, बीटा पे 72। Prime cost plus overheads will give you total cost per unit। 32 plus 40, 72, 72 plus 36 is 108, and 116 plus 72 is 188। कॉस्ट पर यूनिट के अंदर हम ऐड करेंगे ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट 50% है, 188 का 50% इज 94, एंड 108 का 50% इज 54। तो सेलिंग प्राइस हमने निकाल ली है, विच इज 162 एंड 188 plus 94, that is 282। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग is relatively the most easiest topic
इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एबीसी दोनों ही आसान है। आसान तो खैर कॉस्टिंग के चारों टॉपिक्स हैं, बट कभी कभार उसमें ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि बजटिंग पे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाता है। बाकी जगहों पे तो मैंने देखा है कि इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं है। बजटिंग में एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन बजट, मटेरियल परचेज बजट, और सारा गेम वर्ड्स का है, तो अलग अलग तरीके से एग्जामिनर वर्ड्स को रखकर आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। खैर, ये इजी पिकिंग्स थी, हम लोगों ने इन 5 मार्क्स को एक्वायर कर लिया। याद रखिएगा एग्जाम्स में, जैसे कि मैंने यहाँ गिवन एरिया में वर्किंग नहीं की है, ठीक है, मैंने गिविंग एरिया में कोई वर्किंग नहीं की, मैंने सारी वर्किंग अपनी यहाँ कर ली है। अगर मेरा आंसर ठीक आया है तो मुझे इसका मार्क रिवॉर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मेरा आंसर ठीक नहीं है तो एग्जामिनर मेरी वर्किंग जाकर देखेगा कि बच्चे ने कहाँ गलती की है। अगर मैंने स्पेसिफाइड एरियाज में वर्किंग की होगी तो मेरी वर्किंग चेक होगी और उस बेसिस पे मुझे मार्क्स मिलेंगे। अगर मैंने स्पेसिफाइड एरिया में वर्किंग नहीं की तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इन केस आई हैव डन माई आंसर रॉन्ग। अगर मैंने स्पेसिफाइड एरिया में वर्किंग नहीं की और मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है तो करेक्ट आंसर पे मुझे नंबर रिवॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आंसर गलत आ रहा है तो एग्जामिनर मेरी वर्किंग जाकर देखेगा कि बच्चे ने क्या मिस्टेक की है। तो जो मिस्टेक होगी सिर्फ उसके मार्क कटेंगे, बाकी चीज़ों के मार्क आपको मिल जाएंगे। ओन फिगर का मार्क आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि स्पेसिफाइड एरिया में वर्किंग करें। तो मेक श्योर कि वर्किंग एरिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। मैं क्योंकि श्योर होता हूँ कि हाँ यार आसान है, तो मैं, और जाहिर सी बात है मैं वर्किंग पहले कर लेता हूँ साथ साथ, और फिर मुझे जगह नहीं मिलती, तो मैं इसीलिए वर्किंग्स नहीं दिखा रहा होता, वर्किंग्स मैं अलग जगह पे कर रहा होता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि एग्जाम्स में प्लीज़ यहीं पर सारी वर्किंग करें, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? आगे बढ़ जाएं, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो प्लीज पूछ लें। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हुए हैं, नहीं सर ये आंसर्स बताए हुए हैं हम लोगों ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। Assess if it is appropriate for P Limited to use labor hours to allocate fixed overheads for each product। सर हमने अपने दोनों प्रोडक्ट्स को लेबर आवर्स के बेसिस पर इनके ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, राइट। इसका मतलब एक प्रोडक्ट जो है अल्फा, वो तो कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें तो वैसे ही मशीन का यूजेज ज्यादा है और लेबर का यूजेज कम है। तो अगर हमने उसके ओवरहेड्स को भी एलोकेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, तो वहां लेबर का यूजेज कम है तो ओवरहेड्स भी रिलेटिवली कम चार्ज हुए हैं, जिससे ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट भी कम है और सेलिंग प्राइस भी अंडर वैल्यूड है, राइट। वेरास प्रोडक्ट बीटा जो कि लेबर इंटेंसिव है, वहां पर लेबर का यूजेज ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पर ओवरहेड्स भी ज्यादा चार्ज हुए हैं, और इवेंचुअली जब ओवरहेड ज्यादा चार्ज हुए हैं तो कॉस्ट भी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस भी ज्यादा है। तो क्या ये अप्रोप्रिएट मेथड है? तो नहीं सर, ये अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। बोथ द प्रोडक्ट्स आर यूजिंग, both the products alpha and beta are using different cost drivers and using the same driver to charge or allocate overheads is not appropriate as product alpha is using lesser labor hours
and overhead charged to this product is lower. Hence, the selling price set for alpha will not be able to earn desirable amount of profit. Product beta uses more labor hours and overheads allocated are higher, leading to higher selling prices, which can make the product less demanding. अप्रोप्रिएट फॉर बीटा, लेकिन जब शेयर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके का है, इसीलिए इवेंचुअली हमारे लिए मसला होगा कि हमने ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से की है या एक ही दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर एक ही चीज इस्तेमाल कर ली है. लेबर आवर्स वुड हैव बीन अप्रोप्रिएट if labor is a major cost driver and overheads cost are smaller proportion of total cost. बीटा के लिए लिख सकते हैं कि यस, बीटा तो हमारे लिए लेबर इंटेंसिव है, लेकिन जब हम मिक्स ओवरहेड्स को कंबाइन बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए लेबर आवर्स यूज करना बेहतर नहीं है. तो देख लें, 3 मार्क का क्वेश्चन है. बोथ प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा आर यूजिंग डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर एंड यूजिंग सेम ड्राइव आर यूजिंग डिफरेंट and using the same driver to charge or allocate overhead is not appropriate, as product alpha is using lesser labor hours and overhead charged to this product is lower, hence the selling price set for alpha is not able to earn desirable amount of profit. Product B uses more labor hours and overheads allocated are higher, leading to higher selling prices, which can make the product less demanding. Labor hours would have been appropriate if labor is a major cost driver and overhead cost are smaller in proportion to total cost. तब आप लेबर आवर्स को इस्तेमाल कर सकते थे. डन है. 3 मार्क के लिए सफिशिएंट है आई गेस ये आंसर. पहली लाइन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट तरीके से भी, बोथ प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा यूजिंग डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स एंड देयरफॉर यूजिंग सेम ड्राइवर सही है. आगे आ जाते हैं गाइस. A new competitor selling similar product entered the market recently. The sales director found that unit prices of alpha and beta are different from the competitor's product. अल्फा और बीटा दोनों की प्राइसेस क्या हैं, डिफरेंट हैं.
कंपैटिटर जो प्राइस चार्ज कर रहा है उससे हमारी प्राइसेस क्या हैं, डिफरेंट हैं। इसका मतलब या तो हमारी प्राइसेस ज्यादा हैं या फिर हमारी प्राइसेस क्या हैं, कम हैं। The management accountant has suggested using activity based costing to apportion the component of fixed overheads with the appropriate cost drivers. Budgeted fixed overheads are analyzed as 104,000 की मशीन सेटअप कॉस्ट है और नंबर ऑफ मशीन सेटअप्स के ऊपर ये कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगी। 28 प्लस 24 इज व्हाट, 52। 104,000 डिवाइडेड बाय 52, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक अमाउंट कितने पर आ रहा है। 104,000 डिवाइडेड बाय 52 इज 2,000। नंबर ऑफ मटेरियल रिक्वेजिशन है जो कि 12 एंड 18 दैट इज 30 पर है। 64,000 divided by 30, that makes 2,164,000 upon 3। नंबर ऑफ मशीन आवर्स हैं हमारे पास, जो अगली कॉस्ट है उसके लिए हमें मशीन आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और मशीन आवर्स कैलकुलेट करने के लिए हम चले जाते हैं पीछे। यहां पर एक यूनिट पर हमें 1.6 मशीन आवर्स चाहिए। तो अल्फा के 2,000 यूनिट्स हैं। ईच यूनिट रिक्वायर 1.6 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। That makes 3,200 hours. एंड बीटा है 4,000 जिसमें हमें 0.7 आवर्स चाहिए। 2,800 आवर्स। तो टोटल मिलाकर 6,000 आवर्स हैं। 72,000 डिवाइडेड बाय 6,000, दैट इज 12। फैक्ट्री सुपरवाइजर है जो कि नंबर ऑफ लेबर आवर्स पर है। लेबर आवर्स हम पीछे कैलकुलेट कर चुके थे एंड द लेबर आवर्स वर 20,000 आवर्स। सिक्स। तो अगर हम चाहें तो अपने दोनों प्रोडक्ट्स में इन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मशीन सेटअप, मशीन सेटअप की बात करें तो 2,000 का रेट है। 28 सेटअप्स हैं अल्फा पर। 2,000 इंटू 28, 56,000। और बीटा की अगर बात करें तो 24 हैं, दैट इज 48,000। दूसरा है मटेरियल रिक्वेजिशन। मटेरियल रिक्वेजिशन का रेट 6,400 अपॉन 3 है, मल्टीप्लाई बाय इसकी 12 रिक्वेजिशंस हैं, दैट इज 25,600। और इसकी 8 हैं, 18 है सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 18, 38,400। मटेरियल रिक्वेजिशन के बाद वी हैव इज मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेट आ रहा है 12 और मशीन आवर्स हैं इसके 3,200।
12 into 30, 200 is 38,400. 12 into 22, 2,800 is 33,600. उसके बाद फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरीज हैं जो कि 6 है। अल्फा के जो लेबर आवर्स हैं वो कितने हैं? 4,000। 4,000 इंटू 6 इज 24,000। बीटा के जो लेबर आवर्स हैं वो 16,000 है। 16,000 इंटू 6 इज 96,000। 56 plus 25,600, 38,400 and 24,000. This is 144,000. 48,000, 38,400, 33,600 and 96,000. This is 216,000. दोनों का अगर आप टोटल कर लोगे 216 प्लस 144, तो दैट वुड बी इक्वल टू 360,000, जो कि हमारे टोटल ओवरहेड्स थे जो हमने डिवाइड कर लिए हैं बिटवीन प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा। पर यूनिट भी निकालना चाहें तो हम इसका पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। 144,000 डिवाइडेड बाय, हम लोग अल्फा के बना रहे थे 2,000 यूनिट्स और बीटा के 4,000। तो इस पे शेयर आ रहा है 72,000, $72 पर यूनिट। और इस पे आ रहा है 54। और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कितना आ रहा था? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर शेयर आ रहा था 36 एंड 72 का। तो इसका जो हमारे पास ओवरहेड का शेयर है वो $36 से बढ़ रहा है। इसका 54 हो गया है जो कि पहले 72 था। इसका 18 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। खैर, हमें ये कंपैरिजन तो नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें बेसिक डेफिनेशंस बतानी है और उसके बाद फिर हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट यूजिंग एबीसी। अरे यार, जो रिक्वायरमेंट वहां सॉल्व करनी थी वो यहाँ सॉल्व करनी थी, वो पीछे सॉल्व कर ली है। राइट। तो चलें पुट इन कर देंगे यहाँ से सारी चीजें। एबीसी वाली कॉस्ट निकालनी है अल्फा और बीटा की। अच्छा, मैंने पीछे वर्किंग कर दी है, वर्किंग ऑन पेज 3। अल्फा की कॉस्ट कितनी आई है? अल्फा की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज 72 एंड बीटा की 54। ये पूरी वर्किंग जो हमने पीछे की है वो आपको यहीं पर करनी थी। और ये कितने मार्क हैं इसके? 5 नंबर हैं इसके। तो वी हैव गॉट दी 5 मोर नंबर
इससे पहले पहले सर एग्जामिनर ने हमें कुछ डेफिनेशंस भी दी हुई हैं जो कि सिंपल एक एक दो दो मार्क की डेफिनेशंस हैं, जो हम काफी दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जामिनर ने कहा है कि कॉस्ट ड्राइवर बताओ। कॉस्ट ड्राइवर क्या है सर? कॉस्ट ड्राइवर वो एक्टिविटीज होती हैं विच कॉजेज द कॉस्ट टू इंकर्ड। कॉस्ट ड्राइवर आर द एक्टिविटीज और फैक्टर्स that causes the cost to incur. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है? व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? इट इज द एडवांस एंड technical method of charging overheads to the product. This method assign cost to the activities and on the basis of usage of activities assign cost to the product. क्लियर है गाइस? ये सारी चीजें आपके नोट्स में भी लिखी हुई हैं, डिस्कस भी की हुई हैं काफी दफा पहले, और जनरलाइज थ्योरी है 3 मार्क्स की। तो 5 नंबर हमें पहले मिल गए, फिर 3 नंबर थियोरेटिकल हो गए, फिर 3 और 11 नंबर, और फिर 5। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब हम सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, अल्फा की भी और बीटा की भी। अल्फा की अगर कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या है? ओवरहेड्स हैं 72 के, और जो प्राइम कॉस्ट थी वो भी 72 थी। कॉस्ट पर यूनिट इज 144 प्लस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है सर? 50% का प्रॉफिट है। 144 का 50% इज 72। 218। बीटा की जो प्राइम कॉस्ट थी दैट वाज, प्राइम कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, दैट वाज 116 एंड ओवरहेड्स आर 54।
255। क्या चीज 216 है? 144 प्लस 72 इज 216। थैंक यू। क्लियर है गाइस? यहां तक कोई कंफ्यूजन? 2 मार्क आसान है लेकिन डायरेक्टली नहीं करना है। सही है, डायरेक्टली नहीं करना है। आपने वर्किंग दिखानी है प्राइम कॉस्ट से, और विदाउट यूजिंग द प्राइम कॉस्ट आप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है? एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर और नॉट एबीसी शुड बी यूज इन कमिंग ईयर। जस्टिफाई योर आंसर विद रेफरेंस टू 1A एंड 1F। सर, एफ में सेलिंग प्राइस है 216 एंड 255। और अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम की प्राइस थी 162। एंड 282। तो सबसे पहले तो हमें प्राइस का कंपैरिजन करना है कि प्राइस क्या है। तो लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि प्राइसेस क्या हैं 162 एंड 282। एंड देन हमारी जो प्राइसेस आई हैं वो आई हैं 216 एंड 255। अल्फा, बीटा। यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अल्फा की जो प्राइस थी वो थी 162, और बीटा की जो प्राइस थी दैट वाज 282। यूजिंग एबीसी जो प्राइस है वो है 216 एंड 255। तो सेलिंग प्राइस में चेंज कितना है? अल्फा की प्राइस अप हो गई है। कितनी अमाउंट से अप हो गई है? 162 थी, 216 पे चली गई है। इसका मतलब $54 से इट इज अप। राइट। और 282 माइनस 255, दिस इज 27 से कम। तो सर, अंडर प्राइस थी। अल्फा की अमाउंट वाज अंडर प्राइस। अल्फा की सेलिंग प्राइस वाज अंडर स्टेटेड बाय 54, whereas beta की selling price was overstated by 27 because we are using one single overhead recovery rate। हम एक सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट यूज कर रहे थे, दैट इज वाई। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट अल्फा selling price was undercharged because overheads were based on labor hour। ओवर
because overheads were allocated on labor hours. आंसर की प्लानिंग, इसकी लिस्टिंग बहुत तमीज से करनी है। ये 7-7 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। 7 मार्क्स का है, ये सर 7 मार्क्स का है। Whereas product beta was selling price was overcharged. अब आपने बातें लिख दी हैं, अब आपने लिखना है एबीसी क्यों बेटर है। एबीसी provides more realistic, more realistic and reliable method of charging overheads and helps in accurate selling prices. When the business is producing more than one product. अब आपने इसके बाकी भी एडवांटेजेस लिखने हैं कि बाकी एडवांटेजेस क्या होंगे। कि एबीसी के बाकी एडवांटेजेस क्या हैं और साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आपने लिखने हैं। यूजिंग एबीसी will help directors improve their decision making by identifying which product is profitable and which is loss making. Which product to continue and which product to be discontinued. क्या नाम है इस बिजनेस का? P Limited for P Limited ABC is particularly helpful
as they are producing multiple products and overheads plays a greater proportion of total cost. अब इसके ड्रॉबैक्स भी लिख सकते हैं. However, implementing ABC is not easier as it is complex, requires services of specialists, and also requires staff training. It is not simplified and is time consuming. In coming years, directors of P Limited should adopt activity-based costing so the selling prices are more realistic और ये भी बात हमें लिखनी है कि पहले तो कोई कंपैटिटर ही नहीं था. ठीक है. A new competitor have said that have entered the market. And as new entrants are entering into market, it is crucial for P Limited that the prices stay competitive and at the same time makes desirable amount of profit. यस, व्हाट डू यू थिंक गाइस? क्या लगता है आप लोगों को? आंसर सही है? पॉइंट्स कम तो नहीं है? तो पहले तो हमने प्राइस का डिफरेंस बता दिया. हमने बताया कि प्रोडक्ट अल्फा सेलिंग प्राइस वाज अंडर चार्ज. ये भी लिख सकते हैं वाज अंडर चार्ज बाय $54 because overheads were allocated on the basis of labor hours and product alpha was using lesser labor hours.
whereas product beta, which is a labor intensive product, selling prices were overcharged by $27 due to higher usage of labor, due to higher involvement of labor. एबीसी प्रोवाइड्स, अभी जनरलाइज बात हमने कर दी, अब हमने इसको अब ऊपर स्पेसिफिक बात कर दी, अब हमने यहाँ पे जनरलाइज पॉइंट पर आ गए। एबीसी प्रोवाइड मोर रियलिस्टिक एंड रिलायबल मेथड ऑफ चार्जिंग ओवरहेड्स एंड हेल्प्स इन सेटिंग एक्यूरेट सेलिंग प्राइसेस when the business is, especially when the business is producing, especially when the business is producing more than one product. Using ABC help directors improve decision making by identifying which product is profitable and which is loss making, and which product to continue and which product is to be discontinued. For AP Limited, ABC is particularly helpful as they are producing multiple products and overhead plays a greater proportion in their total cost. However, implementing ABC is not easy and it is more complex, as it is more complex, requires services of specialists and also requires staff training. It is not simplified and it is time consuming. और इसके बाद लास्ट में हमने कंक्लूजन दे दिया है। इन कमिंग ईयर्स डायरेक्टर्स ऑफ पी लिमिटेड शुड अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यही पूछा था ना, कमिंग ईयर्स. So the selling prices are more realistic and the new entrants are entering into market. It is crucial for P Limited that the prices stay competitive and at the same time makes desirable amount of profit. Yes, what do you think guys? आंसर कैसे लिखना है समझ में आ गया? 7 मार्क्स का आंसर है, तो कोशिश आपने करनी है कि 7 मिनट लगाएं. फलाना टिकाना दुनिया की बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है कि स्पेस भर दी तो आपको लगा कि हाँ मैंने लिख लिया है. वो स्पेस भरे हुए आंसर्स जो मैं पढ़ता हूँ एग्जाम्स में, राइट, क्लास टेस्ट के जब मैं एग्जाम्स के आंसर्स पढ़ता हूँ 7-7 मार्क्स के, तो इतनी तमाशा लिखा हुआ होता है, इतनी बकवास लिखी हुई होती है कि समझ में नहीं आता कि क्या चीज कही जाए बच्चों को, क्या बोला जाए इनको. तो ये अगर अकाउंटिंग में लिखने की एबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में फिर देखो कि किस तरह से मुश्किल हो जाता होगा आप लोगों को लिखना. ठीक है. इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड गाइस? क्लियर है यहां तक सब लोगों को? GL Limited manufactures product Y. A 3 month budget for January to March. जनवरी टू मार्च 3 महीने का बजट हमें दिया हुआ है. जनवरी टू मार्च वी आर गिवन विद द बजटिंग ऑफ द 3 months. Was prepared. A 3 month budget for January to March was prepared 2 months in advance. Relevant information for the budget period are as follows. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लेकिन हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो जनवरी से लेकर मार्च तक के लिए करनी है. Selling prices are set at $190. Direct cost involve direct material. Each unit requires 4 kg at 15 per kg. Labor is 3 hours at $28 per hour. Fixed overheads are absorbed on the basis of 10 per labor hour. OAR दे दिया है हमें. क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है विच इज डायरेक्ट मटेरियल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन रॉ मटेरियल. फिनिश गुड्स के बारे में बोला हुआ है 30% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स. तो हम कर सकते हैं कि हर मंथ की हम क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगले महीने की सेल्स का 30% क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी,
तो इसका मतलब अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, तो हम जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि फरवरी की सेल्स का कितना परसेंट है, 30%। तो फरवरी की सेल्स का 30% निकाल लो, जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी बेटा। कितनी है जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री? 1400 का 30%, $420। इसी तरीके से फरवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लो, मार्च की सेल्स का 30% विच इज 480। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लें मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि होगी अप्रैल की सेल्स का 30% विच इज 450। एंड अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लें, जो कि मई की सेल्स का 30% है विच इज 435। अब हमें पता है कि जो करंट मंथ की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो नेक्स्ट मंथ की क्या बन जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। और सर हम चाहें तो दिसंबर की भी क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। दिसंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी सर? दिसंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी जनवरी की सेल्स का 30%, दैट इज 360। और यही क्लोजिंग इन्वेंट्रीज नेक्स्ट मंथ की क्या बन जाएंगी, ओपनिंग इन्वेंट्रीज बन जाएंगी। सबसे पहले एग्जामिनर ने कहा है कि डिफाइन द टर्म मास्टर बजट। जी बेटा जी, क्या होता है मास्टर बजट? इट इज अ डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ द बिजनेस विच इंक्लूड all the operating budgets and as well as financial budgets। ऑपरेटिंग बजट्स में क्या क्या चीजें आती हैं सर? ऑपरेटिंग बजट्स के अंदर आती हैं हमारे पास सेल्स, प्रोडक्शन, राइट, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स। इसी तरीके से हमारे पास फाइनेंशियल प्लान्स आते हैं। फाइनेंशियल बजट्स क्या होते हैं? कैश बजट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो व्हाट इज मास्टर बजट? इट इज अ डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। यही सेम डेफिनेशन आई गेस 2000 काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट बेसिस पर वैसे तो रिपीट हुई भी है। there are lot of ways, there are lot of time when this definition has come in the examinations। It is a detailed comprehensive plan of the business comprises of operating budgets such as sales, purchases, trade receivables and payables, and also financial budgets comprises of cash budget and budgeted financial statements। तो 2 मार्क्स हैं। अगर 1 मार्क का होता तो हम सिर्फ ये लिखते हैं कि इट इज अ डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ द बिजनेस कंप्राइजिंग ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल बजट्स। एग्जाम्पल्स नहीं लिखते फिर।
प्रोडक्शन बजट बनाना है। प्रोडक्शन बजट का तरीका क्या होता है सर? प्रोडक्शन बजट हमेशा यूनिट्स में बनता है, विच इज सेल्स इन यूनिट्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स। इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन इन यूनिट्स। सबसे पहले हम सेल्स पुट इन कर देते हैं 1200, 1400, 1600। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट की हुई है, पुट इन कर देते हैं 420, 480, 450। 420, 450, 480, 450। ओपनिंग इन्वेंट्री दिसंबर की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो जनवरी की ओपनिंग बन जाएगी। इसमें नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन निकाल लें। प्रोडक्शन कितनी आ रही है? 1200 प्लस 420 माइनस 360 इज 1260। February 1400 प्लस 480, 480। बात सुने। तो 1260 है, फेब्रुअरी का निकाल लें। 1400 प्लस 480 माइनस 420, दिस इज 1460। उसके बाद मार्च है, 1600 प्लस 450 माइनस 480, दिस इज 1570। उसके बाद परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल निकालना है किलोज में एंड डॉलर में। परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग का ही रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, दिस इज रॉ मटेरियल। बल्कि इसको स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन इन यूनिट से। जनवरी में है 1200, 1400, सॉरी 1260, 1460, 1570 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल पर यूनिट। मटेरियल पर यूनिट इन केजी, ईच यूनिट रिक्वायर्स कितना केजी? 4। इससे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इन केजी। 1260 multiply by 4 is 5040. 1460 multiply by 4 is 5840. 1570 multiply by 4 is 6280. This is raw material consumed in kg. अब हम जब नॉर्मली फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम का मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इसी को रीअरेंज कर दें तो रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। हम क्या निकाल लेंगे गाइस? वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परचेजेस।
क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बताया हुआ है नेक्स्ट मंथ की कंजम्पशन का, राइट? नेक्स्ट मंथ की रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन मींस नेक्स्ट मंथ कंजम्पशन का 10%। नेक्स्ट मंथ की कंजम्पशन का 10%। तो नेक्स्ट मंथ हमें कंज्यूम कितना करना है? 5840, उसका 10% इज 584। नेक्स्ट मंथ कितना कंज्यूम करना है? 6280, उसका 10% इज 628। मार्च के लिए हमें अप्रैल की प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी, तो हमें पहले अप्रैल की प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी रफ में। अप्रैल की सेल्स हैं 1500, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 435। ओपनिंग इन्वेंट्री होगी लास्ट मंथ की क्लोजिंग 435। तो 1500 प्लस 435 माइनस 450, दैट इज 1485 यूनिट्स। इसकी जरूरत है हमें, इसके बगैर हम नहीं कर सकते। रफ में बेशक कर लें, मैंने साथ में ही बना लिया है। अप्रैल की प्रोडक्शन 1485, ईच यूनिट रिक्वायर्स 4 kg। तो अप्रैल में कंजम्पशन कितनी है? 5940 kg की। और 5940 का 10% हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी मार्च की 594। विदाउट दैट आप मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं निकाल सकते। जो करंट मंथ की क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ की क्या बन जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज 584 एंड 628। बट व्हाट अबाउट जनवरी? सर जनवरी की जो कंजम्पशन है वो दिसंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री है। 5040 का 10% इज 5040 का 10% इज 504। तो अब आप कैलकुलेट कर लो, विच इज गोइंग टू बी परचेजेस इन केजी। 5040 प्लस 584 minus 504, it is 5120 kg. 5840 plus 628 minus 584 is 5884. 6280 plus 594 minus 628, this is 6246। ठीक हो गया? मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर केजी। 1 kg कितने का खरीदा जाता है? $15 का। इजी पेपर है यार, इतना मुश्किल तो नहीं है आई गेस। हाँ, अगर आप कहें हम पढ़ा ही नहीं है, हमने पास पेपर्स की, ये टाइम ऐसा है कि आपने पढ़ लिया है, अब आपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। दिस इज 93690। 5120 इंटू 15 इज 76800। 5884 इंटू 15 इज 88260।
ठीक है गाइस। उसके बाद हमें एक्चुअल रिजल्ट दिया हुआ है 3 मंथ्स पीरियड का, कि 3 महीनों में हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सेल किए हैं वो 4,000 यूनिट्स हैं। ये एक्चुअल है। और हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस करने का सोचा था 4 महीनों में, 3 मंथ्स में, वो क्या था? दैट वाज 1260, 1460 एंड 1570। 4290। तो अब हमें फ्लेक्स करनी पड़ेंगी चीजें, और फ्लेक्स करके उन्हें हम लेके जाएंगे 4,000 पे। राइट। डायरेक्ट मटेरियल, हर यूनिट पे चाहिए $60 का मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल होगा 4,000 इंटू 60, 240,000। डायरेक्ट लेबर 4,000 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल की जो लेबर की कॉस्ट है वो 3 इंटू 28, दैट इज 84 है। मल्टीप्लाई बाय 4,000 इज 336,000। Fixed overheads are absorbed on the basis of labor. 4,000 units हैं, according to budget each unit requires 3 hours। 12,000 hours हैं, तो 12,000 hours multiply by OAR is 10, that is 120,000। हर चीज फ्लेक्स कर दी है। फिक्स कॉस्ट भी फ्लेक्स्ड होगी क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। टोटल मटेरियल निकालना है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्स्ड एंड एक्चुअल। फ्लेक्स कॉस्ट मटेरियल की है 240,000 की, और एक्चुअल कॉस्ट जो है मटेरियल की, दैट इज 252,720। दैट इज 12,720 एडवर्स। लेबर निकालना है, जो कि अगेन फ्लेक्स एंड एक्चुअल का डिफरेंस है 336,000, माइनस 353,400, दैट इज 17,400 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं फ्लेक्स में 120,000 के, और एक्चुअल में हैं 131,000 के। राइट। तो ये भी एडवर्स है यार। दिस इज ऑल्सो एडवर्स बाय 11,000। तो 6 मार्क्स इजी के ये मिल गए। 6 मार्क्स से पहले हमने 6 मार्क्स ये उठा लिए, दैट मेक्स 12, 12 एंड 4 इज 16, 16 एंड 2 18। अब 7 मार्क्स थियोरेटिकल रह गए हैं। सेल्स डायरेक्टर्स प्रपोज 2 ऑप्शंस: reduce selling prices to $180। सर, सेल्स डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है कि सेलिंग प्राइस को $180 पे ले जाओ। पहले जाकर हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज आवर करंट सेलिंग प्राइस। सर, हमारी जो करंट सेलिंग प्राइस है बजट में तो दी भी नहीं थी हमें। सर, दी हुई थी 190। 190 थी हमारी बजट में सेलिंग प्राइस।
और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी आई है? 740,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 185। ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 185। बजट में आई थी हमारे पास ओरिजिनल प्राइस 190, जो स्टैंडर्ड प्राइस थी वो 190 थी। एक्चुअल 185 है। और अब नाउ दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द प्राइस टू व्हाट? दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द प्राइस टू 180। तो क्या है हमारी करंट सेलिंग प्राइस? करंट सेलिंग प्राइस है $180 की, 185। स्टैंडर्ड में जो प्राइस थी वो थी हमारे पास 190 की। तो सबसे पहले तो हमें देखना है, और एग्जामिनर कह रहा है दूसरा है कि बजटेड सेलिंग प्राइस 190 करें और 40,000 की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च कर लें। सर सेलिंग प्राइस अगर हम रिड्यूस करते हैं टू $180, तो सबसे पहले क्या होगा? करंटली हमारी सेलिंग प्राइस 185 है। Currently, the selling prices are $185, which is lesser than standard price of 180। जी। ओ आर इज 10 ना? तो ओ आर 10 है हमारा, तो हमने 12,000 घंटों पे फ्लेक्स किया था उसको 10 के हिसाब से, दैट इज 120,000। ये 120,000 है, लेबर आवर्स पे लगेगा। और ये 131 है। ओ आर 10 दिया हुआ है जुहान, पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है ओ आर इज $10 पर लेबर आवर। तो currently selling prices are 185, which is lesser than standard price of $190. Despite the decrease, the demand was lower than, हमें 4290 यूनिट्स बेचने थे, 3 महीनों में हमने 4,000 यूनिट्स बेचे हैं। Despite the decrease in selling prices of, demand was lower, decreasing selling prices further
Decreasing selling prices further may boost demand if the prices are genuinely higher. However, if there is another reason, maybe quality of the product, decrease in prices may not help boosting demand. So current prices are 185, which is lesser than standard price of 190. Despite the decrease in selling prices, demand was lower than budget. Decreasing selling prices will also decrease contribution will also decrease contribution and profit, and it can also give an impression that the product is of lower quality. ठीक है guys, maintain budgeted selling price of 190 and incur 40,000 for an advertisement campaign. Maintaining the same price may decrease demand in future, may decrease further demand in future. However, advertising can help boosting demand and also helps improving brand image and reputation of the product. Advertising will increase fixed cost, hence decreasing profit. If demand not increased as expected. और बताएं क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं गाइस? व्हाट एल्स वी कैन राइट इट डाउन इन ऑप्शन नंबर बी? ऑप्शन नंबर ए में तो हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं
current selling prices of 185, which is less than the standard price of 190. Despite the decrease in selling prices, demand was lower. Yes, any else point we can write it down for option number two. It will help increasing contribution. But achieving the selling price of 190 may not be possible unless finding the real as experienced recently. तो उसके बाद फिर आपने अपना कंक्लूजन भी इसमें ड्रॉ करना है, क्योंकि एडवाइस वाला पार्ट है तो आपने इसकी एडवाइस भी देनी है। ठीक है गाइस। किस किस ने पहले से सॉल्व किया था इस पेपर को? हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू डू दिस पेपर अर्लियर? ऑन एवरेज क्या स्कोर आ रहा है आप लोगों का? नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लमैटिक एरियाज हैं, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। मैं आप लोगों के लिए लिस्ट डाउन कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। कल 5 बजे दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज।